नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बिहार के बांकीपुर का उपचुनाव काफी चर्चा में है क्योंकि बीजेपी की वो परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने उसी सीट से ताल ठोक दी है। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खुद चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, तो क्या बीजेपी से उसकी परंपरागत सीट छीन सकेंगे? क्या राजनीतिक समीकरण है और क्या इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी की भूमिका रहेगी? यही समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत भाई नमस्कार। हाँ, नमस्कार विक्रांत जी। अजीत भाई, किस तरह से इस उपचुनाव को देखा जाए? उम्मीदवार जो आए हैं उनको किस तरीके से लिया जाए, क्या समझा जाए? देखिए, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये अपने आप में दिखाता है कि वो चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ। और वो चुनाव इसलिए अहम हो गया है क्योंकि वहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म। अन्यथा अभी इसी के साथ 30 जुलाई को दतिया में भी चुनाव होना है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हाँ। गुजरात की एक सीट पर भी वो उपचुनाव होना है, उसकी भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये हम लोग बांकीपुर की चर्चा कर रहे हैं, या हर व्यक्ति दिल्ली के मतलब राष्ट्रीय राजधानी की मीडिया में भी इसकी चर्चा है, देश भर में चर्चा है। वो सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से है। हम्म। प्रशांत किशोर इतनी जगह चुनाव लड़ाने गए हैं, इतने राज्यों में उन्होंने अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव प्रबंधन का काम किया है कि उनका एक कैरेक्टर उनका ऐसा बन गया है, कैसा डेवलप हो गया है, कैसे व्यक्तित्व के रूप में उनको सब आदमी जानता है कि ये भाई मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। पिछला चुनाव हारे तो वो बड़ा सेटबैक था, जब उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव पिछले साल हारी थी, और बहुत बुरी तरह से हारी थी। मतलब ज्यादातर कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गए थे उनके, और वो सिर्फ 3.4% वोट आया था उनकी पार्टी। वो सेटबैक था। उसको रिक्लेम करने के लिए अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है, जो लॉस्ट इमेज है, उसको रिक्लेम करने की कोशिश के तौर पर हम लोग इस इलेक्शन को देख रहे हैं। हम्म। एक तो ये जो प्रिलिमिनरी बात है वो इसलिए ये हम्म। महत्वपूर्ण है कि हम्म। प्रशांत किशोर स्वयं लड़ रहे हैं और अपना को रिक्लेम करना चाह रहे हैं। एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, हर संस्थापक के रूप में, सब तरह से अपने को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कितना है इस बात से, इसको दो एक तथ्यों से समझिए। हम्म। जो समीकरण है हम लोग उस पर आएंगे। जी। अभी कई राज्यों में सीटें खाली हैं विधानसभा की। हम्म। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 2 सीटें खाली हैं। हम्म। मुख्यमंत्री जो हैं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दिया हुआ है, बिल्कुल। भवानीपुर उन्होंने रिटेन किया, नंदीग्राम से इस्तीफा दिया। हम्म। हुमायूं कबीर ने अपनी 2 सीटों से जीते हैं, रेजीनगर और एक और सीट से, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम्म। तो 2 सीटें वहां भी खाली हैं, और ये दोनों सीटें मई से खाली हैं। हम्म। ऐसे ही तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की सीट खाली है। हाँ। थलापति विजय ने अपने मुख्यमंत्री 2 सीट से जीते थे, एक सीट खाली है। और इसके अलावा अन्ना डीएमके के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उनकी सीटें खाली हैं। हम्म। लेकिन इन राज्यों में उपचुनाव नहीं हो रहा है। हम्म। ये दिखाता है कि हाँ। बांकीपुर में उपचुनाव कराना था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रशांत किशोर तैयारियों में जुट गए थे। और हम्म। बीजेपी नहीं चाहती थी कि प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा समय मिले तैयारी करने। इसलिए आनंद फानन में बांकीपुर का चुनाव घोषित किया गया, और साथ में एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात की सीट अनाउंस कर दी गई। हम्म। अगर अकेले बांकीपुर करते तो उस पर ज्यादा फोकस होता। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब भी हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि क्यों बांकीपुर का हुआ है, और क्यों बंगाल में या तमिलनाडु में या दूसरी जगह नहीं हुआ है। हाँ। तो ये सिर्फ बांकीपुर का फोकस ना हो, इसलिए आपने दतिया और एक और गुजरात की सीट कर दी। तो ये बांकीपुर का महत्व है, प्रशांत किशोर का महत्व है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनको बहुत ज्यादा समय मिले तैयारी करने का, क्योंकि वो वार्ड कमेटी बना रहे थे। और वार्ड कमेटी से जैसे बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है, उस तरह से वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी बना करके वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो हम्म। बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनको समय मिले। दूसरा, उम्मीदवार चुना बीजेपी ने अभिषेक कुमार को। अभिषेक हाँ। बंटी हैं, ये नितिन नवीन के नजदीकी हैं, और उनके पिता के भी बहुत नजदीकी रहे, नवीन किशोर सिन्हा के परिवार के, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। पहले चर्चा जिन लोगों की थी उनमें से किसी को नहीं चुना गया। हम्म। वहां के बड़े नेता कुम्हरार के कई बार के विधायक अरुण सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा की चर्चा थी। राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा की चर्चा थी। वहां के बड़े डॉक्टर, बीजेपी के बड़े नेता रहे गोपाल प्रसाद के बेटे अजय आलोक की चर्चा थी, जो प्रवक्ता है अभी जेडीयू से बीजेपी में आए हैं। ये सब लिगेसी वाले नेता हैं, किसी न किसी बड़े नेता के बेटे थे। इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि प्रशांत किशोर ये इशू बना रहे थे कि कोई अगर जैसे ये लोग देते किसी नेता के बेटे को, तो वो प्रशांत किशोर को एक मौका मिलता कि वो इसको इशू इशू बनाते। तो हम्म। बीजेपी ने कहा कि हम सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारेंगे, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता। अब उसको उतारा है उन्होंने। ये भी प्रशांत किशोर का की एक चिंता में हुआ फैसला। हालांकि इनके 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 बारे में ग्राउंड की रिपोर्ट अच्छी नहीं है विक्रांत जी, आपको भी पता चलेगा हाँ। थोड़े दिन के, एक दो दिन के बाद पता चलेगा
हमको लगता है कि एक दो दिन में प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इनके बैकग्राउंड को लेकर के, इनके परिवार के लोगों को लेकर के ऐसी चर्चा है कि उसमें लोग चारा घोटाले से जुड़े रहे हैं, अपने इमीडिएट फैमिली में लोग इनके पिता को लेकर के सवाल आ रहे हैं कि उनके ऊपर भी अच्छा। मुकदमे हुए थे। तो ये सब चीजें अभी बाद में आएंगी, प्रशांत किशोर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभी, या हो सकता है और आरजेडी वाले भी करें। तो वो कैंडिडेट चुना, एक तो चुना कि हम जमीनी कार्यकर्ता चुन रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड लगता है बीजेपी ने कायदे से चेक नहीं किया, या ये इस पर भरोसा किया कि नितिन नवीन के सबसे भरोसेमंद आदमी को टिकट दें हम लोग, ये तो एक कैंडिडेट को लेकर हो। तो ये चुनाव हो रहा है बांकीपुर का, इससे भी एक महत्व पता चलता है कि सबसे अलग चुनाव हो रहा है। अब आइए वहां का जो समीकरण है, वहां की जो तैयारियां हैं और आरजेडी की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, उस पर पहले एक चर्चा थी विक्रांत जी की, अपोजिशन अपना साझा हाँ, कैंडिडेट जो है बना दे। ऐसी बहुत चीजें चली, बहुत बयान भी आए कि इस तरीके से कोशिशें चल रही हैं। हाँ, कि साझा उम्मीदवार बना दे तो आमने सामने का चुनाव हो भाई। अगर आरजेडी देखिए 9 चुनाव से वहां नहीं जीती है, हम्म। हम्म। 10 चुनाव से नहीं जीती है, 10 चुनाव, 9 क्या 10 चुनाव। 1990 में रामानंद यादव जनता दल की लहर में निर्दलीय जीते थे, तब इस सीट का नाम पश्चिमी पटना होता था। अच्छा। उस पश्चिमी पटना सीट से रामानंद यादव जीते थे निर्दलीय। अभी रामानंद यादव आरजेडी से एमएलए है फतुहा से, मतलब हम्म। वो छोड़ के सीट चले गए, उसके बाद वो लगातार फतुहा से जीतते हैं। वो पटना जिले की ही सीट है, लेकिन वो आरजेडी की ट्रेडिशनल सीट है, वहां से रामानंद यादव जीतते हैं। जेडी जनता दल की लहर में, बीपी सिंह वाली लहर में वो निर्दलीय जीते थे वहां से। उसके बाद कोई नहीं जीता। पंचानवे पंचानवे का चुनाव, 2000 का चुनाव, 2005 के 2 चुनाव, हम्म। ये 4 चुनाव नवीन किशोर सिन्हा जीते। 2006 के जनवरी में उनका निधन हुआ। उसके बाद बाई इलेक्शन में, 2006 के बाई इलेक्शन में जीते नितिन नवीन, फिर 10 का, 15 का, 20 का चुनाव नितिन नवीन जीते। हम्म। तो ये मतलब 2005 का 2 चुनाव हुआ था, तो 9 चुनाव से नवीन किशोर सिन्हा या नितिन नवीन जीते हैं वहां से। हम्म। आरजेडी लड़ती है सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन की पार्टी है, लड़ना है, कैंडिडेट देना है। पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, उसके पहले उसने सीट दे दी थी 2020 में कांग्रेस पार्टी। हम्म। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा वहां से लड़े थे, हाँ। तो लव सिन्हा लड़े तब भी 44-45 हजार वोट। आरजेडी की रेखा गुप्ता लड़ी तब भी 45-46 हजार वोट। तो अपोजिशन इतने ही वोट में रहता है, उनको ज्यादा वोट मिलता नहीं है, इसलिए ये ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट मानी जाती है। तो आरजेडी सिर्फ लड़ने के लिए लड़ेगी। इस वजह से कहा जा रहा था कि भाई आरजेडी कांग्रेस जब आप नहीं जीत सकते हैं, तो एक वायबल अगर ऑल्टरनेटिव आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है अपना अच्छी तैयारी के साथ लड़ने के लिए बाई इलेक्शन, तो आप लोग उसको समर्थन करें उसका। हम्म। तो ये अभी पता नहीं, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन आरजेडी ने तो अपना कैंडिडेट दे दिया, रेखा कुमारी, रेखा गुप्ता, हाँ। जो वहां से पिछली बार लड़ी थी, उनको 46 हजार वोट आया। अब उनकी क्या भूमिका होगी चुनाव में विक्रांत जी, ये है कि अब गुप्ता जो वैश्य समाज है वहां, वो लगभग उतना ही है जितना कायस्थ। हम्म। कायस्थ समाज से आते हैं अभिषेक बंटी, नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से, उनके पिताजी तो थे ही कायस्थ समाज के नेता थे बड़े। तो 9 चुनाव से कायस्थ जीते हैं, और 10वां चुनाव भी बीजेपी कायस्थ उम्मीदवार लड़ा रही है। हम्म। उसके 58 हजार वोट हैं, और 58 हजार ही वोट वैश्य समाज के। हम्म। तो इस ये अब रेखा गुप्ता कुछ अगर वोट अगर काटती हैं, उनको अपनी कम्युनिटी का अगर वोट मिलता है, तो वो बीजेपी को थोड़ा नुकसान है। और अगर अगर पार्टी के कॉम्बिनेशन वाला वोट उनको मिलता है यादव समाज का, तो हाँ। वो आरजेडी, वो प्रशांत किशोर का नुकसान हो। हाँ। एंटी बीजेपी वोट अगर वो है, वो अगर कुछ लेती हैं, तो वो प्रशांत किशोर का नुकसान है। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल। दोनों को मिला करके इनके इफेक्ट को हम जीरो कर देते हैं कि भाई जितना वैश्य वोट मिलेगा, इतना ही वहां से उनको यादव समाज का वोट मिलेगा। वैसे 58 हजार है, और यादव की आबादी करीब करीब 35-36 हजार है यादव समाज की वहाँ बांकीपुर में। तो हम्म। ये उनका इफेक्ट जीरो हो जाए। अब पहले ये समझिए कि क्यों बीजेपी के लिए ट्रेडिशनली मजबूत सीट मानी जाती है बांकीपुर। बिल्कुल। वहां क्या 1,35,000 वोट है फॉरवर्ड का, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सघन आबादी है, पटना की शहर की सीट है। करीब 3.25 लाख, 3.4 लाख, 3,80,000 के करीब की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। उसमें 1,35,000 वोट है फॉरवर्ड का, हम्म। और आप समझिए कि 58 हजार वोट है वैश्य का। हम्म। और उसके बाद करीब करीब 35,000, 40,000 के करीब वोट है कोयरी और कुर्मी का। हम्म। वो भी मतलब एनडीए का कोर वोट हो गया। बिल्कुल। और ईबीसी का वोट है 50,000 के करीब, अति पिछड़ा का, जिसमें ज्यादा वोट चंद्रवंशी समाज का है, वो भी ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर माना जाता है। हम्म। प्रेम कुमार अभी जो स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के, वो उसी समाज से आते हैं। तो और पटना से सटे इलाके में मजबूत असर वाली जाति है आबादी के हिसाब से चंद्रवंशी। तो ईबीसी में चंद्रवंशी हैं 50, मतलब ईबीसी 50,000 है। ट्रेडिशनली बीजेपी को, जेडीयू को वोट करता है। और उसके अलावा वैश्य और इसका वोट जो कोयरी कुर्मी का वोट 1,10,000 के करीब हो जाता है, 1,35,000 फॉरवर्ड है।
तो इस वजह से बाकी किसी दूसरी पार्टी के लिए, जो मतलब एंटी बीजेपी फोर्स के लिए, वहां गुंजाइश नहीं बनती है। हाँ, अब सवाल है कि इसके बावजूद प्रशांत किशोर क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों जोखिम ले रहे हैं इस बात, अगर अपनी हाँ, अपना इमेज को रिक्लेम करना है तो वो क्यों लड़ रहे हैं ऐसी टफ सीट पर जो जो जीत जाती है हमेशा बीजेपी, या हाँ। जहां का न्यूमेरिकल जो सोशल बिल्कुल इक्वेशन रंजित बीजेपी के कह रहे। फेवर में है। हम्म। तो ये प्रशांत किशोर जैसा आदमी, इतना क्लेवर आदमी, इतना होशियार आदमी, कि वो हमेशा वो पक्ष चुनते थे जो जीत सकता हो, अपने अपने राज्य में जो मजबूत होता था उस पक्ष को चुनते थे, और उसके जीत जाने का श्रेय उनको मिलता था। हाँ, ममता बनर्जी हो या एम के स्टालिन हो या अपने चंद्रबाबू नायडू हो या जगन मोहन रेड्डी उसके पहले हो, या बी चंद्रशेखर राव हो या उद्धव ठाकरे हो, जब ये लोग सब लोग जीतने की स्थिति में थे, या नरेंद्र मोदी हो गुजरात में और राष्ट्रीय बिल्कुल। स्तर पर 14 में, एक ही बार उनको उनके साथ धोखा हुआ जब 2017 में वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने गए। अरविंद केजरीवाल को चुनाव उन्होंने, जब ऐसा आदमी है जो हमेशा जीतने वाला पक्ष चुनता है, हम्म। वैसा आदमी ऐसी सीट क्यों चुन रहा है जो जोखिम भरा है, जोखिम भरी सीट है। उसका इसका सवाल, इसका सवाल का जवाब इस आंकड़ों में ही है, और आंकड़े हाँ, जो हम बताएंगे उसमें। और जी। दूसरा इसका इसका जो जो पॉसिबल हम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन लग रहा है, हम्म। वो ये है कि आप जानते हैं, आप भी इतने वर्षों से किया हुआ है, और हम लोग तो बतौर रिपोर्टर, हम लोग आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले काम करते जी। थे, तो कि बाई इलेक्शंस में वो समीकरण काम नहीं करते हैं जो जनरल इलेक्शंस में चलते हैं। हम्म। जनरल इलेक्शन का इक्वेशन बाई इलेक्शन में नहीं चलता है। हम्म। उस समय की जो हवा होती है, जो अंतरधारा होती है, वो सब समाप्त हो जाता है। बड़ा हाँ। मतलब यूजुअल सा चुनाव होता है, रूटीन का चुनाव होता है, इसमें कास्ट का इक्वेशन काम नहीं करता है। हम्म। और दूसरा, जब ऐसा माहौल हो कि इस एक सीट से सरकार की सेहत पर कोई असर को- नहीं पड़ना है, तो लोग कास्ट इक्वेशन और आइडियोलॉजी इन दोनों की भी परवाह नहीं करते। हम्म। हो सकता है कि बीजेपी का बहुत कोर वोटर हो, वो भी वोट बीजेपी को देता हो जनरल इलेक्शन में, हाँ। लेकिन बाई इलेक्शन में उसको किसी बात से नाराजगी हो, उसको कोई समस्या लग रही हो, तो वो उसके खिलाफ वोट दे दे या न्यूट्रल होकर घर पे बैठ जाए। ये जनरल इलेक्शन में आमतौर पर होता है। एक और बात यह है कि जनरल इलेक्शन में अगर कोई बड़ा कैंडिडेट आता है और वो कोई एक माहौल बनाता है, तो उसमें फिर उसकी हवा चलने लगती है, लोग प्रयोग करने के लिए जिज्ञासा में आकर के, कौतूहल हाँ। में आकर के लोग उसको वोट कर रहे हैं। और इसकी कई मिसालें हैं। कई हम्म। लोग 51 साल पहले के चुनाव से भी तुलना कर रहे हैं, 52 साल पहले जो जबलपुर सीट से शरद यादव जीत करके आए हाँ। थे, और लेजेंडरी चुनाव था, और इंदिरा गांधी के अंत की शुरुआत, उस समय पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, उसकी शुरुआत जबलपुर में हुई। मतलब सेठ गोविंद दास जैसा बड़ा उम्मीदवार, राज्य का मुख्यमंत्री रहा उम्मीदवार, उसको शरद यादव ने हरा दिया था, उनकी उम्र 25 साल की। और बिल्कुल। वो उस शरद यादव के जीतने का जो इम्पैक्ट हुआ, और जो मोरल इम्पैक्ट था कि अगले साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो सिर्फ 2 ही लोगों ने इस्तीफा दिया था, जेपी के हम्म। आह्वान पर, उसमें शरद यादव थे। हम्म। तो वो ऐसा इम्पैक्ट हुआ उस चीज का कि 25 साल का एक लड़का चुनाव जीत करके आया है इंडिपेंडेंट, और एक ही साल के बाद इस्तीफा दे दे रहा है अपनी सीट से। तो ये इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था उस जो 77 के चुनाव में जीत दिखा हम लोग। और ऐसे उसके बाद अनेक चुनाव की मिसालें हम लोग दे सकते हैं। बिहार में भी 1994 में लालू यादव की कैंडिडेट थी किशोरी सिन्हा, हम्म। सत्येंद्र नारायण सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, हाँ। बिहार दिल्ली में कमिश्नर रहे थे निखिल बाबू, उनकी मां किशोरी सिन्हा चुनाव लड़ी 94 का बाई इलेक्शन वैशाली सीट पर, और निर्दलीय लड़के लवली आनंद ने उनको चुनाव हरा दिया था, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। हम्म। तो ऐसा चुनाव भी हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा 2014 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सीट खाली की थी, हाँ, ट्रेडिशनल गोरखपुर बिल्कुल। बीजेपी की सीट थी, हाँ। और अवैधनाथ और आदित्यनाथ जीतते थे, और वहां चुनाव हरा दिया था समाजवादी पार्टी के संजय निषाद के बेटे ने, या संजय बेटे ने। निषाद नहीं, परवीन निषाद या संजय निषाद। हाँ। निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, लेकिन हरा दिया था चुनाव गोरखपुर। हाँ। तो ऐसी और भी कई मिसालें हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इन से पता चल जाता है कि बाई इलेक्शन का नेचर बिल्कुल अलग होता है। और बाई इलेक्शन में कोई अगर मजबूत कैंडिडेट आ गया, लड़ने वाला कैंडिडेट आ गया, और लंबे समय से जो पार्टी वहां बैठी हुई है उसके खिलाफ कोई अंतरधारा चल रही है, तो इसका लाभ उसको मिल जाता है। हम्म। 20 साल से वहां जेडीयू बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में 12 साल से सरकार है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी होगी, वो हो सकता है कि उसका इजहार करें। ये हम अभी वो एक पॉसिबल जो एक एक्सप्लेनेशन है सो खोज रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्यों लड़ने गए। हाँ। तो ये सब ऐसा जो हिस्ट्री है बाई इलेक्शंस की, जो न्यूमेरिक्स अभी आते हैं न्यूमेरिकल्स में उसमें, और जो हालात वहां के, उसकी वजह से प्रशांत किशोर लड़ने का उन्होंने जोखिम लिया है एक। और जब जब इस तरह के दिए और तूफान की लड़ाई आती है, तो आमतौर पर लोगों की सहानुभूति दिए के साथ होती है। बिल, बिल, आम आदमी की, लोग समझता है कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, तो क्या जरूरत है, और आप 200 एमएलए है, हम लोग एक एमएलए भेजते हैं प्रशांत किशोर को, जाके कम से कम बिहार की बात तो करता है। हम्म। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत यही है
कि लोग ये कह रहे हैं कि बिहार की बात करता है ये व्यक्ति और इतनी मेहनत कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है। बिहार के लोग तो भूल गए लालू यादव और के बाद को। हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा नेता हुआ जो गांव गांव घूमा हुआ, कोई नेता नहीं। हम्म। लोग भूल गए हैं कि नेता कैसा होता है। प्रशांत किशोर को लोग देख रहे हैं कि नेता ऐसा होता है जो गाँव में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, कीचड़ में बारिश में घूम रहा है। तो एक ये उनका एडवांटेज भी है कि वो इसकी वजह से लोग उनको वोट दे सकते हैं। अब अंत में जो है इसका समीकरण जो है चुनाव का क्या हो सकता हाँ है, जी। वो बड़ा बड़ा दिलचस्प है विक्रांत जी। हाँ जी। मतलब कोई आदमी अभी इस बात को नहीं कह रहा, हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी हार ही जाएगी, हाँ लेकिन हार जाए तो वो कोई असंभव सी चीज नहीं होगी, कोई हमको हैरानी नहीं होगी। मतलब हाँ हम अपनी बात करें कि हमको हैरानी नहीं होगी अगर बीजेपी हार जाती है तो। हाँ। अभी का समीकरण सारा दिख रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन हार जाए तो हमको हैरानी नहीं होगी। हम्म। और उसका कारण ये है, हमने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लिया है और कुछ अपना जो पॉलिटिकल एनालिसिस है हमारा वो हाँ। है। जैसे ग्राउंड, पहले एनालिसिस की बात करें, न्यूमेरिकल्स जो आंकड़ों की बात करें, सब आदमी जोड़ता है कि 1,35,000 फॉरवर्ड का वोट है और 85,000 जो है वो 90,000 मान लीजिए कि 90,000 से ज्यादा ही होगा हमको लगता है, वैश्य और कोयरी कुर्मी का वोट है और 50,000 ईबीसी का वोट है। दलित का भी वोट है, उसका भी कुछ हिस्सा जाता ही है। तो कौन लड़ेगा बीजेपी के सामने, ये सब बीजेपी का वोट है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ देखिए एंटी बीजेपी वोट में एकदम मान के चलिए कि 35, 36, 39,000 के करीब और 35,000 यादव और मुसलमान का वोट है। हम्म। ये लगभग 74-75 हजार वोट बनता है विक्रांत। जो हाँ। ट्रेडिशनली पिछले 20-25 साल में, मतलब 90 से तो हम मान ही के चल सकते हैं, 25 का 35 साल से ये हाँ एंटी बीजेपी वोट करता है, खासतौर से असेंबली के इलेक्शन में। हाँ लोकसभा चुनाव में यादव समाज के लोग वोट कर देते हैं बीजेपी को या हाँ। जेडीयू को, विधानसभा में नहीं करते हैं। हम्म। विधानसभा में उनका नेता लालू यादव है, तेजस्वी यादव। तो बिल्कुल। एंटी बीजेपी अगर ये फोर्स है तो 74-75 हजार वोट तो ये बनता है। हम्म। विक्रांत जी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इनका रुझान एकदम प्रशांत किशोर के पक्ष में दिख रहा है। हाँ। उसके बाद आप आइए कि इस बार जो डिवीजन दिख रहा है फॉरवर्ड वोट में, वो स्पष्ट रूप से 20,000 के करीब ब्राह्मण और 30,000 के करीब भूमिहार प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हम्म। हैं। 1,35,000 में से ये सबसे इंफ्लुएंशियल दो वोट है 50,000 का, 50,000 का, हाँ 47,000 कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 50,000 कहते हैं। और इसके कारण है, हम्म। 3-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं बिहार में जिन घटनाओं में प्रशांत किशोर अगर आगे जाकर के नहीं उठाते तो वो मुद्दा नहीं उठ रहा था। हम्म। जिसमें एक भरत तिवारी के बस इनकाउंटर तुम्हारी का बात। मामला है, बिलौटी का। वो मुद्दा उन्होंने उठाया। जहानाबाद की एक युवती के साथ जो घटना हुआ पटना के गर्ल्स हॉस्टल में, और कई इस तरह की घटनाएं हैं। इन घटनाओं की वजह से जो जागरूक लोग वहां समाज के लोग हैं उनको लग रहा है कि हम्म। प्रशांत किशोर आम आदमी का मुद्दा उठाता है, लड़कियों का और हाँ। युवाओं का, ये सब मुद्दा उठाते हैं। और ये दोनों समाज के लोग इस समय एक इस बात से भी एक कहीं ना कहीं उनके मन में है कि भाई 31,000 राजपूत है, 30,000 भूमिहार है, 27,000 और 20,000 ब्राह्मण है, तो हर बार कायस्थ किस आधार पर जीतेगा कि 55-58 हजार है तो 9 बार से 10 बार से कायस्थ का नहीं जीतेगा। तो हाँ। ये हर जगह ट्रेडिशनल सीट का जब जब ट्रेंड टूट रहा है, जहानाबाद की सीट जब भूमिहारों से ले ली गई और हम्म। वहां चंद्रवंशी लड़ा दिया गया, मुजफ्फरपुर की सीट भूमिहारों से ले ली गई, तो उनका कहना है कि फिर क्यों हम वहां से, हम मतलब ये हाँ सीट क्यों नहीं उनसे ली जा सकती है, दूसरे को क्यों नहीं दी जा सकती है। हाँ। तो ये एक मामला है। हम एक 47 से 50 हजार ब्राह्मण और भूमिहार इन दो जातियों के लिए तो हम कह सकते हैं कि अभी वो प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं। हमने कल हाँ। रात में भी लोगों से बात की है, उनका कहना है तो 74-75 हजार यादव मुसलमान का वोट, 50,000 ये वोट और 40,000 के करीब दलित का वोट है। हम्म। वो अभी कांग्रेस का समर्थन अगर मिल जाता है, और नहीं भी मिलता है, नैतिक समर्थन भी कांग्रेस का रहता है, तो आप जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं देश भर में यादव का, मुसलमान का, दलित हाँ का एक बिल्कुल। कॉम्बिनेशन है, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार में जो वोट देता है एंटी बीजेपी चलता है। हम उस 40,000 वोट में से भी एक बड़ा हिस्सा उसका जोड़ रहे हैं। कोयरी कुर्मी जिसको सबसे गारंटेड वोट जेडीयू और बीजेपी मानती है, उसमें सम्राट चौधरी की वजह से कोयरी का वोट तो 100% मिलेगा। हम्म। लेकिन कुर्मी इस बात से नाराज है कि नीतीश कुमार को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से। हाँ। मतलब वो उनकी सेहत के बारे में अवेयर है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उसकी तो कसक है ही ना कि सत्ता हमारे हाथ से तो चली गई। हाँ सरकारी जाति कही जाती थी ना भाई कुर्मी। हाँ बिल्कुल। कुर्मियों में जो चार जो उपजातियां हैं, उसमें अवधिया कुर्मी एक जाति है जिसका पटना में ही असर वर्चस्व है, और नीतीश कुमार उसी अवधिया कुर्मी जाति से आते हैं। हाँ जाति के भीतर अब हम उप जाति की बात हाँ कर रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा और धमैला, हाँ। समसमार, ये कुर्मी जो है ये बड़ी आबादी है इनकी, लेकिन पटना में अवधिया कुर्मी ज्यादा है और नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी है। ओ। तो उन कुर्मियों में एक नाराजगी है नीतीश कुमार को हटाने को लेकर के। हम ये नहीं करेंगे टूट जाएगा, सब टूट जाएंगे, हाँ लेकिन उसका कुछ वोट मतलब जा सकता है बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ में, और कुछ न्यूट्रलाइज होकर के घर में बैठ सकता है।
तो हम अगर आप देखिए कि भूमिहार का वोट भी अगर उसमें टूट हो रही है, ब्राह्मण वोट में टूट हो रही है, कुर्मी वोट में टूट हो रही है, यादव और मुस्लिम वोट एकजुट अगर जा रहा है प्रशांत किशोर के साथ, तो हाँ, फिर उसके बाद लड़ाई तो आ गई आमने सामने की। लड़ाई अब एक तरफा नहीं है जैसे पहले होती, बिल्कुल। लड़ाई एक तरफा नहीं है। तो ये जो कारण है, दो तीन घटनाएं हुई जो हमने बताया कि एक तो नीतीश हाँ, कुमार का हटना, दूसरा वो बिलोटी का जो एनकाउंटर हुआ है वो, और और ये जो जेडीयू बीजेपी को के अंदर की जो एक दूरी बन हाँ, रही है, हाँ, पहले जैसा कोहेशन नहीं है। आप देखिए इस सरकार के मतलब हर नेता बिलोटी है, हाँ, सरकार का नेता, मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री भाई क्यों जा रहे हैं? मंत्री आप क्यों जाकर के वहां लोगों को उकसा भड़का रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ? पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार उस आग पर पानी डालने बिल्कुल। की कोशिश कर रही है। और हाँ, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, इन तीनों पार्टियों के मंत्री गए, चिराग पासवान खुद बिलौटी गए। हाँ, खुद तो गए। जो जो गठबंधन के अंदर जो कोहेसिवनेस होना चाहिए उसको लेकर के आज ही एक बैठक हुई। हम लोग अभी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पता नहीं, हाँ। हो सकता हो रही हो या हो बैठक, एनडीए की बैठक पटना में हो रही है। हम्म। तो ये इस वजह से इसी एकजुटता बनाने के लिए, बांकीपुर चुनाव में एकजुटता दिखाने के लिए। और प्रशांत किशोर बड़े क्लेवर आदमी है, वो जेडीयू बीजेपी के बीच के का जो एक रिफ्ट है उसको बड़ा हाँ। करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जेडीयू के लोग कम से कम समर्थन न करें तो चुपचाप घर बैठे। हम्म। और इसके लिए उन्होंने एक बीजेपी के नेताओं का ही एक बयान ले लिया, जैसे बीजेपी वालों ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार अपराध मुक्त हो रहा है। हाँ, तो प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा इन लोगों से कि हाँ, भाई क्या पहले अपराध युक्त था? नीतीश कुमार ही तो मुख्यमंत्री थे, तो हाँ। क्या तब बिहार में अपराध होते थे जो अब अपराध मुक्त किया जा रहा है? तो ऐसी बातों से वो जेडीयू बीजेपी के झगड़े को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका लाभ पॉलिटिकल वो लेना चाह रहे हैं कि अगर दोनों के कार्यकर्ता का तालमेल नहीं होगा तो इसका लाभ उनको मिलेगा, बाई डिफॉल्ट लाभ उनको मिलेगा। बिल्कुल। उनको इस बात की भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वैश्य वोट रेखा गुप्ता को अगर मिलता है, हाँ, कास्ट अपना क्लेम करना चाहता है। हाँ, ये एक उनका, उनके बड़े क्लोज जो उनकी रणनीति के साथ जुड़े व्यक्ति हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, तो हम ये उनकी विशफुल थिंकिंग है, हम हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि वैश्य टूट जाएंगे, लेकिन विशफुल थिंकिंग ये है विक्रांत जी की कायस्थ 58,000 है हाँ, और वैश्य भी 58,000, हाँ, दोनों की आबादी बराबर है, तो इस वैश्य का क्लेम क्यों नहीं हो सकता इस सीट पर? हाँ। क्लेम कब होगा? जब आपके उम्मीदवार को वोट आएंगे। हम्म। तो क्या इस सोच के साथ वैश्य वोट कर सकता है रेखा गुप्ता को कि हम अपनी दावेदारी तो रखते हैं, बीजेपी को हरवाते हैं, बीजेपी हम्म। को वोट नहीं देते हैं, अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, क्या पता अगली बार हमारी जाति के किसी को टिकट मिले? ये उनकी एक रणनीति रही है जो देखिए अभी बीजेपी ने खुद ही इसको बढ़ाया है। हाँ, दो सीटें पटना में मानी जाती हैं विक्रांत जी की, कायस्थ की ट्रेडिशनल सीट है, एक बांकीपुर और दूसरी कुम्हरा। हाँ, तो कुम्हरार सीट पर जो है पिछली बार अरुण सिन्हा कायस्थ थे, उनकी टिकट काट करके बीजेपी ने वैश्य उम्मीदवार लड़ाया और वो जीत गया। हाँ। प्रशांत किशोर ने वहां केसी सिन्हा को लड़ाया था, बड़े कायस्थ नेता है, नहीं जीत सके थे, बिल्कुल। बीजेपी का वैश्य जीत गया। तो हाँ, कुम्हरार सीट वैश्यों ने ले ली है कायस्थ। हाँ, अब बांकीपुर सीट पर भी बराबर वोट है उनका। तो अगर ये प्ले में आ जाती है ये बात कि भाई कायस्थी क्यों वैश्य क्यों नहीं, दोनों की आबादी बराबर है, तो हाँ, जो भी वोट टूटेंगे कटेंगे उसका फायदा प्रशांत किशोर को होगा। तो ये कई स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि, और प्रशांत किशोर के साथ क्या सब दूसरा एडवांटेज, और कई एडवांटेज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हाँ, वो लगातार पूरे बिहार के मुद्दे उठाते हैं और देश के मुद्दे उठाते हैं। बांकीपुर का मुद्दा तो वो उठा ही रहे हैं, अभी जो बारिश हुई है उसी बारिश ने बांकीपुर के की पोल खोल दी कि कहाँ पानी जमा हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब चीजें दिख गई, कहाँ गड्ढे हो गए। तो हम्म, ये तो दिखाई रहे हैं उनके लोग। लेकिन बांकीपुर से बाहर वो पूरे बिहार का मुद्दा उठाते हैं, वो रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, पलायन का मुद्दा उठाते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मुद्दा उठाते हैं, एजुकेशन का मुद्दा उठाते हैं, हेल्थ सिस्टम का मुद्दा उठाते हैं। तो ये एक व्यक्ति लड़ रहा है वहां जो बिहार का मुद्दा उठा रहा है, तो जो एस्पायरेशनल क्लास है, जो हाँ, आकांक्षी वर्ग है, या जो आइडियलिस्ट नौजवान और बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, आइडियलिस्ट हैं, हाँ। जिनको लगता है कि बिहार में कुछ सुधार होना चाहिए, नौजवानों की बात होनी चाहिए, वो पसंद कर सकते हैं, प्रशांत किशोर को वोट कर सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति जाकर के कम से कम बिहार विधानसभा में ये बातें तो उठाएगा सारी जो कह रहा है बिहार के बारे में। और वो राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाते हैं। देखिए अभी कम लोग बोलते हैं जिन मुद्दों पर बिहार में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, वो तमाम मुद्दे भी वो उठाते हैं। हम्म। और अभी जो इशू चल रहे हैं विक्रांत जी, E20 का इशू बिहार में इतना इतना बड़ा हुआ, E20 का, ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का, 113 रुपए लीटर बिहार में पेट्रोल बिकता है। दिल्ली में 102 रुपए लीटर है, बिहार में 113 रुपए लीटर है। तो पेट्रोल डीजल की महंगाई, उस महंगाई में फिर इथेनॉल का मिश्रण, उसके बाद गाड़ियों के खराब होने की बात, तो ये तमाम मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा भी है, पेट्रोल के दाम कम नहीं होने का मुद्दा भी है, ये अपलायन रोजगार तो हमने बताया, वो सब बिहार बिल्कुल। के जो जो विरासत वाले लीगेसी के मुद्दे हैं। और जेडीयू बीजेपी दूसरे पर तो ठीक रफ हो नहीं सकती है भाई। आपने लालू यादव का मान लीजिए कि जंगल राज था तो आपने तो समाप्त कर दिया हाँ, 2005 में। अब हाँ, 21 साल में क्या चेंज हुआ बिहार में?
सड़क बिजली बिल्कुल। पानी के अलावा बिहार में क्या चेंज हुआ, ये तो लोग पूछेंगे ना। तो ये हाँ। प्रशांत किशोर इन चीजों को उठा रहे हैं। जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया कि भाई पर कैपिटा देखिए कि क्या बिहार में गाड़ियों की उपलब्धता है। 4 चक्का गाड़ियां जो है वो देश में सबसे कम वो उनकी उपलब्धता बिहार में है, वही नहीं खरीद सकते हैं लोग। प्रति हाँ। व्यक्ति बिजली की खपत बिहार में अभी भी सबसे कम है, और हम तो बिजली लोग नहीं खरीद सकते, इसका मतलब बिजली के उपकरण लोग नहीं खरीद सकते। हाँ। तो ऐसी चीजें। अच्छा, इसी बीच अभी खबर आई कि बिहार सरकार जो है स्टेट हाईवे पर भी टोल लगाए। हाँ। गाँव में सफाई और कचरा निस्तारण के नाम पर प्रति घर आवास जो है 1200 रुपए का टैक्स लगाया जाएगा। हाँ। तो लोग इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नाराजगी है, उनके मन में नाराजगी है। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जब बाई इलेक्शंस में कोई लहर बनती है, कोई हवा चलती है, तो वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आता है। वो हम लोगों ने देखा है, हमने ट्रेडिशनल सीटें बनाई हाँ। है बाई इलेक्शंस में जहां बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। तो वो इसलिए हमने कहा कि अगर हार जाए बीजेपी तो हमको आश्चर्य नहीं होगा। अभी बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, उसको दिख हाँ। रहा है कि उसको एडवांटेज है, उसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और अगले 20 दिन जिस तरह से वो काम करेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। बाकीपुर में एनी बडीज गेम हम लोग इसको कह सकते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर के जैसा माहौल बन रहा है, जैसा निगेटिव माहौल बन रहा है, एकजुटता बीजेपी जेडीयू और बाकी अलायंस पार्टनर में नहीं दिख रहा है। सब अलायंस पार्टनर आपस में लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा, उनको आपने हाँ। एमएलसी नहीं दिया है, और मंत्री पद समाप्त होने का समय आएगा तो क्या होगा, उनको कहां से एमएलसी देंगे। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का ऐसा झगड़ा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हम्म। इन सब का भी फायदा प्रशांत किशोर उठाने की कोशिश करेंगे। एक स्पिरिटेड मोटिवेटेड टीम है उनके पास, और एक स्पिरिटेड इलेक्शन लड़ेंगे। देखने वाला चुनाव होगा विक्रांत जी। हाँ। मतलब कोई कोई कम आम चुनाव, कम उपचुनाव इतने दिलचस्प होते हैं जैसा बाकी का होगा। हाँ, कम से कम जैसा इस सीट को लेकर कहा जाता है कि ये तो बीजेपी की सीट है, जिसको टिकट दे दे वो जीत जाएगा, कम से कम वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक नहीं दिख छोटी सी चीज रहा। और समझना चाहूंगा। वैसे तो अजीत भाई आपने लगभग पूरा समझा दिया इसका गणित, कि अगर बांकीपुर का चुनाव किसी तरह बीजेपी हारती है, तो ये तो सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि पहला कोई उपचुनाव होगा उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, सम्राट चौधरी के लिए झटका, पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए झटका, और तेजस्वी यादव जो सूबे के मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, उनकी राजनीति पर भी बड़ा झटका ये, अगर इस सीट से प्रशांत किशोर जीते तो। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप विक्रांत जी। एक तो क्या है कि सरकार के, सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं 25 तारीख को, हाँ। 25 जुलाई को। और 30 जुलाई को ये चुनाव है, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। तो ये एक तरह से जनमत संग्रह की तरह होगा उनके 100 दिन के कामकाज को लेकर। हालांकि 100 दिन बहुत कम होते हैं किसी को जज करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन ये कंटिन्यूटी वाली सरकार है। हम्म। ऐसा नहीं है कि सरकार ही 100 दिन पहले बनी है। सरकार, ये सरकार नवंबर में बनी थी, 20 नवंबर को, और उसके पहले 20 साल से चली आ रही है। हम्म। उसी आप एक कंटिन्यूटी वाली सरकार है। तो हाँ। आपने 100 दिन में जो काम किए हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं, उन सब के ऊपर एक तरह का जनमत संग्रह होगा। अगर बीजेपी हारती है तो ये एक निश्चित रूप से सम्राट चौधरी और उनकी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी वार्निंग होगी और एक बड़ा झटका होगा। हम्म। और उतना ही बड़ा झटका राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। उनकी ट्रेडिशनल सीट है, 9 बार से वो और उनके पिता इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। हम्म। और बीजेपी के समीकरण वाली सीट है, आपकी ट्रेडिशनल सीट है, बीजेपी की समीकरण वाली सीट है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी बंगाल जीत गई, इसका कोई श्रेय उनको नहीं देगा। अगर बांकीपुर हार जाते हैं तो हर व्यक्ति इसका ठीकरा उनके ऊपर फोड़ेगा, बिल्कुल। ये तय मानिए। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, उनके लिए दो स्थितियां, अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तब तो वो वन मैन अपोजिशन होंगे हाँ। विधानसभा में। तब कोई नहीं होगा, ऐसे भी अपोजिशन कमजोर है। अपोजिशन के कुल मिलाकर के 40 एमएलए, हम्म। और 200 से ज्यादा एमएलए बीजेपी के हम्म। हैं, जेडीयू मतलब एनडीए के। तो हाँ। अपोजिशन ऐसे भी कमजोर है। लेकिन जब प्रशांत किशोर पहुंच जाएंगे तो वन मैन अपोजिशन होंगे। उनका जो जितने तार्किक अंदाज में बात करते हैं, बात उनका लहजा है और तथ्यों को रखने का, और मीडिया का उनके प्रति जो प्रेम है, उसको हम लोग सब लोग जानते हैं। बाकी किसी को छोड़ करके मीडिया उनको कवर करता है, तो वो हीरो हो जाएंगे, वन मैन अपोजिशन हो जाएंगे। तो बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की भूमिका कम होगी, और लाइमलाइट तेजस्वी यादव के ऊपर से हट जाएगा। अगर प्रशांत किशोर नंबर 2 भी रहते हैं, और रेखा गुप्ता जो आरजेडी की कैंडिडेट हाँ, है वो नंबर डिस्टेंट 3। नंबर 3 रहती है, तब भी प्रशांत किशोर मुख्य विपक्ष की तरह इमर्ज करेंगे। एक हम्म। मैसेज वो देंगे कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के सामने सबसे मजबूत तरीके से वो लड़ सकते हैं। हम्म। ये हमको लग रहा है कि नंबर 2 पोजीशन तो उन्होंने सिक्योर कर ली है। हम्म। अगर हारेंगे भी तो अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है। और ये कैसे, ये आप ही जानते हैं कैसे
2014 का चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, और अरविंद केजरीवाल बनारस लड़ने पहुंच गए थे, हाँ तो बनारस में सपा भी लड़ी थी, बसपा भी लड़ी थी, कांग्रेस भी लड़ी थी, तब भी नंबर 2 अरविंद केजरीवाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही प्रशांत किशोर नंबर 2 तो हो गए हैं, हम्म नंबर 1 होने की जद्दोजहद में। तो आरजेडी ऑलरेडी नंबर 3 चली गई है पार्टी। तो ये एक तरह का, हालांकि ऐसा तुरंत रिप्लेस नहीं कर देंगे लोग बिहार में हम्म। अपोजिशन को, क्योंकि आरजेडी के पास एक 32% वोट का आधार है, बहुत हाँ मजबूत आधार है। लेकिन एक धारणा बनेगी कि प्रशांत किशोर मुख्य विपक्ष हो सकते हैं। इनको आगे बढ़ाया, जब अगले अगले चुनाव में उनको इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले धारणा के स्तर पर ही लड़ना होता है, लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करना होता है। तो ये एक बड़ा झटका, अगर वो नंबर 2 रहते हैं, आरजेडी डिस्टेंट नंबर 3 रहती है। मान हम्म। लीजिए पिछली बार आरजेडी को 46,000 वोट आया था, इस बार अगर 20-22 हजार पर आरजेडी रुक जाती है, तो हाँ। ये बड़ा झटका होगा, डिस्टेंट 3 रहती है तो। और जीत गए प्रशांत किशोर, तब तो ये विपक्ष के लिए झटका होगा ही। हाँ। नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की सरकार, उन दोनों के लिए भी बड़ी चेतावनी होगी कि अब चीजें वैसी नहीं है जैसी नीतीश कुमार के रहने पर होती थी। ये नीतीश कुमार के बगैर पहला चुनाव हो रहा है। और हाँ। एक और बात बता दें आपको, उस समय शुरू जब हम उस समय कह रहे तो हमको लग रहा हाँ। था कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ। पहला एक एमएलसी का चुनाव हुआ था नीतीश कुमार के हटने के बाद। हाँ। ये भोजपुर आरा की सीट है, जो लोकल बॉडीज के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चुनते हैं एमएलसी। हम्म। तो एक जेडीयू के एमएलए हैं राधाचरण सेठ, उनके हाँ। बेटे कन्हैया प्रसाद चुनाव लड़े। हम्म। राधाचरण सेठ एमएलए जीते हुए हैं संदेश सीट से, पहले वो खुद एमएलसी थे वहां। हाँ। उनकी खाली सीट पर जेडीयू ने उनके बेटे को चुनाव लिए लड़ाया, और वो बड़े अंतर से चुनाव हार गए। हाँ। वहां आरजेडी के उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। और हाँ। ये बताया जाता है कि बीजेपी के नेताओं ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया वहां जेडीयू के साथ, इस वजह से जेडीयू हारी। तो हाँ। ये मुद्दा भी बांकीपुर में जेडीयू के लोगों के दिमाग में है। हमने कहा ना कि जो जो एकजुटता नहीं है एनडीए के अंदर, वो हाँ। कहीं ना कहीं यहाँ प्ले में है। और अगर हारेंगे अभिषेक बंटी, तो वो अविश्वास ज्यादा और बढ़ेगा, बीजेपी जेडीयू के अंदर अविश्वास बढ़ेगा। हम्म। चलिए अजीत भाई, यानी चुनाव बहुत रोमांचक होने जा रहा है, और वैसा रोमांचक एक है। तरफा नहीं होगा कि जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत ही आसान, क्योंकि सरकार उनकी, सीट उनकी, और उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर चुनाव लड़ रहा है। बहुत हाँ, बहुत वो शुक्रिया अजीत नहीं, भाई। हाँ। वैसा नहीं होगा। और ये एक और कहना चाहिए कि जो लोग, जिनके पास समय हो, राजनीति में दिलचस्पी हो, उनको देखना चाहिए चुनाव जाकर। बिल्कुल। प्रशांत बहुत किशोर बहुत जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो हाँ। लड़ने का तरीका उनका देखना चाहिए, कैसे लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ बिल्कुल, और काफी इसीलिए देखिए छाया भी रहेगा एक उपचुनाव जब जिस पर ज्यादा निगाह नहीं रहती, लेकिन प्रशांत किशोर ने आने से उस उपचुनाव को रोमांचक तो बना ही दिया। बहुत बना बहुत दिए शुक्रिया बिल्कुल। अजीत भाई, सब चीजें इस सीट के बारे में। धन्यवाद धन्यवाद मुझे महाराज। लगता है कि इस बातचीत के हमारे दर्शकों को पूरी तरीके से समझ आ जाएगी, जैसे मुझे तो पूरी तरीके से समझ में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद।